यह कहानी सच्ची है, बिल्कुल सच्ची। मुंबई की भीड़-भाड़ और चमक-धमक के पीछे भी कुछ ऐसी रातें होती हैं, जो इंसान की आत्मा तक को कंपा देती हैं। मैं, 26 साल का एक नौजवान पत्रकार, मुंबई में कहानियां ढूंढता फिरता था। मेरे लिए हर खबर एक रोमांच थी, एक नया अनुभव। पर उस दिन जिस खबर ने मुझे अपनी ओर खींचा, उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मालाड में एक पुरानी टूटी-फूटी इमारत थी, शिवालिक विला। बरसों से वीरान पड़ी उस इमारत में कोई रहता नहीं था। फिर भी अचानक वहां एक आत्महत्या की खबर आई। एक युवा लड़की ने छत से कूदकर जान दे दी थी। मेरा बॉस चाहता था कि मैं इस मामले की तह तक जाऊं, एक विस्तृत रिपोर्ट बनाऊं। मैंने अपना कैमरा और नोटबुक उठाई और बिना किसी आशंका के उस मनहूस इमारत की ओर चल पड़ा। शाम ढल रही थी और मुंबई का व्यस्त ट्रैफिक भी धीमा पड़ चुका था। ऑटो से उतरते ही हवा में एक अजीब सी ठंडी, नम गंध महसूस हुई, जैसे किसी बंद पड़ी जगह की सड़ी हुई खुशबू। शिवालिक विला दूर से ही एक भूली हुई याद की तरह दिख रही थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह मुझे घूर रही थीं। इमारत के आसपास कोई नहीं था, सिवाय कुछ पुलिस वालों और उत्सुक पड़ोसियों के, जो दूर से ही कानाफूसी कर रहे थे। एक अजीब सा सन्नाटा था वहां, जो मुंबई के शोर में भी स्पष्ट सुनाई दे रहा था। मेरा दिल अनजाने में ही एक अजीब सी धड़कन महसूस करने लगा था। एक ऐसी धड़कन जो कहती थी कि यह जगह सामान्य नहीं है। अंदर घुसते ही धूल और सीलन ने मेरा स्वागत किया। दीवारों पर खाई जमी थी और हवा में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। मैं नहीं जानता था कि उस रात मैं सिर्फ एक खबर कवर करने नहीं गया था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मेरे साथ वापस आने वाला था। शिवालिक विला के अंदर का माहौल बाहर से भी कहीं ज्यादा भयावह था। टूटे हुए शीशे, बिखरा हुआ सामान और दीवारों पर अनजाने दाग, हर चीज एक दर्दनाक कहानी बयां कर रही थी। मैंने पुलिसकर्मियों से बात की, कुछ पड़ोसियों के बयान लिए। लड़की का नाम राधिका था, 24 साल की। कुछ दिन पहले ही अपने परिवार से झगड़कर वह यहां रहने आई थी, ऐसा लोगों का कहना था। पर ऐसी वीरान इमारत में कौन रहने आता है? मेरा मन इस सवाल पर अटक गया। मैं उस छत पर भी गया जहां से उसने छलांग लगाई थी। ऊपर से मुंबई का क्षितिज दिख रहा था, पर उस खुले आकाश के नीचे भी एक अजीब सा घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे हवा में ही उसकी अंतिम चीख खुल गई हो। जैसे जैसे मैं तस्वीरें खींच रहा था, मेरे कैमरे की फ्लैश लाइट उन गहरे कोनों को उजागर कर रही थी जहां शायद रोशनी बरसों से नहीं पहुंची थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि एक परछाई तेजी से मेरे कैमरे के फ्रेम से गुजर गई, पर मैंने इसे अपनी कल्पना मानकर टाल दिया। काम खत्म होने के बाद मैं वापस अपने होटल पहुंचा। दिन भर की थकान के बाद मैं बस बिस्तर पर गिर जाना चाहता था। होटल का कमरा आरामदायक था, शहर के केंद्र में, पर फिर भी उस इमारत की ठंडी नम गंध मेरे साथ ही आई थी, ऐसा मुझे लगा। मैंने ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोली और थोड़ी देर बाद अपने फोन पर तस्वीरें देखने लगा। तभी अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाई और बुझ गई। मैं चौंक गया। मैंने सोचा कि शायद बिजली की कोई समस्या होगी और मोबाइल की टॉर्च जलाई। लाइट का स्विच ऑन ऑफ करने पर भी कुछ नहीं हुआ। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर कर रही थी। ये तो बस शुरुआत थी। उस रात की सबसे भयानक कहानी अभी बाकी थी। मोबाइल की रोशनी में मैंने अपनी गैलरी खोली, उस दिन की तस्वीरें देखने के लिए। मैं जानना चाहता था कि मेरी रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु डालने हैं। एक एक करके तस्वीरें ऊपर नीचे कर रहा था। तभी एक तस्वीर पर मेरी आंखें जम गईं। ये तस्वीर मैंने शिवालिक विला के अंदर एक खाली कमरे की खींची थी, पर इसमें कुछ ऐसा था जो मैंने वहां देखते समय नोटिस नहीं किया था। तस्वीर में कमरे के एक कोने में, अंधेरे के ठीक बीच में, एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। ये कोई साया था या एक इंसान की परछाई? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झूम करके देखा, पर आकृति और भी अस्पष्ट होती गई। फिर मैंने एक और तस्वीर देखी, जो मैंने अपने फोन से नहीं खींची थी। ये उसी इमारत के एक और कमरे की तस्वीर थी, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था। बस एक हल्की सी रोशनी में एक खाली झूला धीरे धीरे झूल रहा था। मुझे याद नहीं कि मैंने यह तस्वीर कब ली थी। और फिर आई वह तस्वीर जिसने मेरी सांसें रोक दी। ये तस्वीर भी शिवालिक विला के अंदर की थी, और इसमें मैं खुद कैमरे की तरफ पीठ किए खड़ा था, और मेरे ठीक पीछे, लगभग मेरी गर्दन को छूते हुए,
एक सफेद लिबास में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, बस एक खालीपन था। मेरे हाथ से फोन छूटने वाला था। ये हो क्या रहा था? मैं मुंबई में अपने होटल के कमरे में था और ये तस्वीरें, क्या मैं पागल हो रहा था? मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। हालांकि कमरा ठंडा था। मैंने तेजी से अपने कमरे की लाइट का स्विच फिर से दबाया और इस बार लाइट जल गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मेरा दिल अभी भी पागलों की तरह धड़क रहा था। उस आकृति का खालीपन, मेरे ठीक पीछे उसकी मौजूदगी, वह तस्वीर एक डरावनी सच्चाई को उजागर कर रही थी कि मैं अकेला नहीं था। कुछ था जो मेरे साथ शिवालिक विला से मेरे कमरे तक आया था। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। हर आहट, हर सरसराहट मुझे डरा रही थी। मैंने कमरा बंद कर लिया था, सारे पर्दे खींच दिए थे, पर उस परछाई का एहसास, उस ठंडी गंध का एहसास मेरे दिमाग में घर कर चुका था। मैं पलंग पर बैठा था, फोन को कसकर पकड़े हुए, बार बार अपनी गैलरी चेक कर रहा था, जैसे वह तस्वीरें अपने आप गायब हो जाएंगी। पर वे वहीं थीं, मुझे घूर रही थीं। समय धीरे धीरे सरक रहा था, हर पल एक युग के समान। रात के 2:30 बज चुके थे। मुंबई की रात की खामोशी भी इतनी भयावह हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। बाहर से आती कुत्तों की भौंकने की आवाजें भी अजीब सी लग रही थीं। तभी मेरे कमरे का दरवाजा, जो मैंने अंदर से बंद किया था, धीरे से खुलने लगा। एक धीमी, लंबी, लकड़ी के घिसने जैसी आवाज आई। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने आंखें बंद कर लीं, फिर धीरे से खोली। दरवाजा आधा खुला हुआ था और उससे बाहर कॉरिडोर की पीली रोशनी अंदर आ रही थी। और उस रोशनी में ठीक दरवाजे के फ्रेम में वही आकृति खड़ी थी। वही सफेद लिबास, वही बिखरे हुए बाल और वही खालीपन जहां आंखें होनी चाहिए थीं। वह स्थिर खड़ी थी, मुझे घूर रही थी, जैसे किसी अनकही बात का इंतजार कर रही हो। मेरा गला सूख गया था। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे शरीर में खून जम सा गया था। वह कोई आवाज नहीं कर रही थी, बस अपनी खामोश मौजूदगी से मुझे डरा रही थी। मुझे लगा वह मुझे वापस उसी इमारत में ले जाना चाहती थी। शायद उसकी कहानी अधूरी थी और वह चाहती थी कि मैं उसे पूरा करूं, दुनिया को बताऊं। पर मुझे मालूम था, एक बार मैं उस दरवाजे से बाहर निकल गया तो कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। उस खामोश बुलावा में एक भयानक खिंचाव था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरी सांसें रुक सी गई थीं। मैं अपनी सारी हिम्मत बटोरकर पलंग से कूदकर दरवाजे की ओर भागा और उसे तेजी से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही जैसे वह आकृति वहां से गायब हो गई। मैंने हाँफते हुए खुद को दरवाजे से सटा लिया। मेरी धड़कनें बेतहाशा तेज थीं, जैसे दिल अब भी फट जाएगा। मैंने रात का बचा हुआ समय कुर्सी पर बैठकर गुजारा। एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की। सुबह होने पर जैसे ही सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया। मैं उस होटल में एक पल भी और नहीं रुक सकता था। मैं तुरंत अपने शहर वापस आ गया, नौकरी छोड़ दी और फिर कभी किसी पत्रकारिता के असाइनमेंट पर नहीं गया जो रहस्यमय या अनसुलझे मामलों से जुड़ा हो। आज भी जब मैं रात को अकेला होता हूं, तो मुझे उस शिवालिक विला की ठंडी गंध महसूस होती है और उस आकृति का खालीपन मेरी आंखों के सामने नाचने लगता है। वे तस्वीरें मेरे फोन से हमेशा के लिए डिलीट हो चुकी हैं, पर वे मेरे दिमाग में छप चुकी हैं। राधिका की कहानी अधूरी रह गई और उस रात की भयावहता का बोझ मेरे साथ हमेशा रहेगा। शायद उस लड़की की आत्मा चाहती थी कि उसकी सच्चाई सामने आए, पर जिस तरह से उसने मुझे बुलाया, वह इतना भयावह था कि मैं कभी उसे पूरा नहीं कर पाया। आज भी मैं उस दरवाजे के खुलने और उस आकृति के खड़े होने के भयानक पल को याद करके सिहर उठता हूं। कभी कभी जब आप अंधेरे में किसी की कहानी ढूंढने जाते हैं, तो अंधेरा खुद अपनी कहानी आपको सुनाने लगता है और आप चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। ये मेरे साथ हुआ था, उस रात जब मैं सो नहीं सका और शायद कभी सो भी नहीं पाऊंगा।